नमस्ते और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी हम बिहार के बारे में सोचते हैं ना, हम्म। तो दिमाग में अक्सर एक ही तस्वीर उभरती है। हम्म। उफनती हुई नदियां और जलमग्न खेत, है ना। बिल्कुल। मतलब हर साल तबाही मचाने वाली भयानक बाढ़, एक ऐसी जगह जहां पानी ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो जरूरत से बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक आम धारणा है, पानी की बहुतायत वाली तस्वीर। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी स्तर के विस्तृत नोट्स और कुछ बहुत ही गहरे भौगोलिक अध्ययन है, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। सही कहा। आज हम बिहार के एक ऐसे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो इस पूरी तस्वीर को पलट कर रख देता है। एकदम पलट देता है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण बिहार के मैदान की। मतलब ये गंगा जैसी विशाल और बारहमासी नदी के बेसिन का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, और फिर भी ये इलाका भयंकर जल संकट और सूखे जैसी स्थिति से जूझता है। वही तो, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब गंगा के इतने करीब होने के बावजूद कोई जमीन प्यासी कैसे रह सकती है? आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। और इस गहरे विरोधाभास को समझने के लिए ना, हमें सिर्फ सतह को नहीं देखना होगा। हमें जमीन के नीचे और इसके निर्माण के हजारों साल पुराने इतिहास में झांकना होगा। तो चलिए सीधे वहीं से शुरू करते हैं। अगर हम दक्षिण बिहार के मैदान को नक्शे पर देखें, तो ये गंगा नदी के ठीक दक्षिण में और झारखंड के पठारी क्षेत्र के उत्तर में बसा है। बिल्कुल। और इसमें पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास और बक्सर जैसे प्रमुख जिले आते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि इस जल संकट को समझने के लिए हमें इस क्षेत्र की मिट्टी के बारे में क्या जानना चाहिए? देखिए, अगर हम जमीन के बनावट की बात करें, तो ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी है। इसे हम पुरानी जलोढ़ या भूगोल की भाषा में भांगर मिट्टी कहते हैं। अच्छा, भागर मिट्टी। मैंने स्रोत में इसके बारे में पढ़ा तो मुझे एक बहुत ही रोचक तुलना याद आई। कैसी तुलना? उम्म, जैसे अगर उत्तर बिहार की नदियां और वहां की नई मिट्टी एक बेचैन और चंचल युवा की तरह है, जो लगातार अपना रास्ता बदलते रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो हर साल बाढ़ लाते हैं और नई मिट्टी बिछाते हैं। ठीक वही। तो उसके उलट ये दक्षिण बिहार मुझे एक शांत, परिपक्व और स्थिर बुजुर्ग की तरह लगता है, जो अपनी जगह पर जम चुका है। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक तुलना है। वो बुजुर्ग वाली बात परिपक्वता तो लाती है, लेकिन उस जमीन की अपनी कुछ शारीरिक सीमाएं भी पैदा कर देती है। शारीरिक सीमाएं? मतलब क्या इस बुजुर्ग और स्थिर मिट्टी का असर वहां की खेती पर भी पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, उत्तर बिहार की खादर मिट्टी हर साल बाढ़ के पानी के साथ नहीं होती रहती है, लेकिन ये भांगर मिट्टी हजारों साल पहले जमा हुई थी। तो समय के साथ इसमें काफी बदलाव आ गया होगा। बिल्कुल। ये थोड़ी खुरदुरी हो गई है। इसमें खेती के लिए जो जरूरी जैविक तत्व होते हैं ना, वो काफी कम हो गए हैं। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कुछ और है। इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कहीं कहीं चूने की गांठें पाई जाती हैं। चूने की गांठें, हम्म। जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। हाँ, कंकर। तो क्या ये चूने की गांठें सिर्फ जमीन को कठोर बनाने का काम करती हैं, या फिर इनका पानी के रुकने या बहने से भी कोई सीधा संबंध है? इनका पानी से बहुत गहरा और नकारात्मक संबंध है। मतलब जब इस पुरानी मिट्टी में ये कंकर एक जगह जमा होने लगते हैं, तो वो जमीन की सतह के थोड़ा नीचे एक हार्ड पैन बना देते हैं। हार्ड पैन? हम्म। मतलब एक बहुत ही सख्त परत। एकदम सही। एक बेहद सख्त और अभेद्य परत। अब जरा जमीन के नीचे के तंत्र की कल्पना कीजिए। हम्म। जब बारिश होती है या किसान खेतों में पानी देता है, तो उस पानी को जमीन के नीचे गहराई तक रिस कर नमी बनानी चाहिए। हाँ, सामान्य रूप से तो ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो सख्त कंकर वाली परत है ना, ये पानी को नीचे जड़ों तक जाने ही नहीं देती। ओह, यानी पानी जमीन के अंदर गहराई तक जाने की बजाय या तो सतह के करीब ही फंसा रह जाएगा। बिल्कुल। और या तो वो तेज धूप में बाष्प बनकर उड़ जाएगा, या हम्म। फिर ऊपर ऊपर ही बह जाएगा। तो इसे ही विज्ञान की भाषा में मॉइस्चर स्ट्रेस या नमी का तनाव कहा जाता है ना? हाँ, यही वो तंत्र है। जमीन की बनावट ही ऐसी हो गई है जो नमी को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकती। अरे बाप रे! तो इसका मतलब है कि फसलें बहुत जल्दी सूखने लगती होंगे? बिल्कुल सूखती हैं। जड़ों को गहराई तक जाने की जगह नहीं मिलती, और इसी वजह से किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। अब मुझे समझ आ रहा है। अगर जमीन की बनावट ही ऐसी है कि वो प्यासी रहती है,
तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होगी कि पानी के लिए नदियों की तरफ देखा जाए। हाँ, और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्योंकि दक्षिण बिहार की नदियां उत्तर बिहार जैसी हिमालयी नदियां तो है नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि पुनपुन, क्यूल और फल्गु जैसी नदियां प्रायद्वीपीय हैं। बिल्कुल सही। हिमालयी नदियों को तो ग्लेशियर से साल भर पानी मिलता रहता है। हाँ, लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये तो पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर है। मतलब फल्गु का तो ऐसा हाल है कि ज्यादातर समय इसका तल बिल्कुल सूखा ही रहता है। और इसी नदी तंत्र का सबसे बड़ा और भौगोलिक रूप से सबसे दिलचस्प हिस्सा है सोन नदी। सोन नदी जो अमरकंटक के पठार से निकलती है। हाँ, ये नदी अपने आप में एक अजूबा है। इसका प्रवाह मौसम के हिसाब से इतना ज्यादा बदलता है कि कोई भी धोखा खा सकता है। मैंने इसकी कुछ तस्वीरें देखी हैं। सोन नदी का जो तल है ना, वो बहुत ही चौड़ा और रेतीला है। बहुत विशाल है। मतलब गर्मियों में जब पानी की सिर्फ एक पतली सी धार बह रही होती है, तब भी इसके किनारे मीलों चौड़े दिखाई देते हैं। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने अपना बहुत सारा वजन कम कर लिया हो, लेकिन वो अभी भी अपने पुराने बड़े आकार के कपड़े पहनकर घूम रहा हो। हाँ, ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। वो नदी सच में अपने मौजूदा पानी की मात्रा से कई गुना ज्यादा जगह घेर के बैठी रहती है। तो ऐसा क्यों है? अगर पानी कम है तो रास्ता इतना चौड़ा क्यों? वो बड़े आकार के कपड़े दरअसल मानसून के उस भयानक उफान को बर्दाश्त करने के लिए बने हैं। अच्छा, बारिश के मौसम के लिए। हाँ, जब छोटा नागपुर और अमरकंटक के पठारी क्षेत्रों में भारी बारिश होती है तो सारा पानी ढलान से बहुत तेजी से नीचे आता है। और सोन नदी अपने साथ भारी मात्रा में कटाव करके हजारों टन रेत और पत्थर बहा लाती है। उस प्रचंड बहाव को गुजरने के लिए एक बहुत विशाल रास्ते की जरूरत होती है। ओह, अब समझ आया। लेकिन रुकिए, यहीं पर मेरे दिमाग में एक बड़ी उलझन पैदा हो रही है। कैसी उलझन? अगर ये नदी गर्मी आते ही सिकुड़ जाती है और इसका तल सिर्फ एक सूखा रेतीला मैदान बन जाता है, तो फिर इसी नदी पर इंद्रपुरी बैराज जैसा विशाल ढांचा क्यों बनाया गया है? बहुत जायज सवाल है। मतलब एक सूखी या मौसमी नदी से आप इतनी बड़ी आबादी के लिए सिंचाई का तंत्र कैसे चला सकते हैं? देखिए, बैराज का मुख्य काम ही इस मौसमी बदलाव को नियंत्रित करना है। वो सिर्फ सूखी नदी पर बना कोई पुल नहीं है। तो वो काम कैसे करता है? जब मॉनसून में वो विशाल उफान आता है ना, तो इंद्रपुरी बैराज उस भारी मात्रा के पानी को आगे बहकर बर्बाद होने से रोकता है। अच्छा, वो उस पानी को पकड़ लेता है। बिल्कुल, और उसे दिशा देकर नहरों के एक बहुत बड़े नेटवर्क में धकेल देता है। ये उस प्राकृतिक अस्थिरता को एक स्थिर सिंचाई प्रणाली में बदलने की इंजीनियरिंग है। तो इसी पानी के सहारे रोहतास और भोजपुर के इलाके बिहार के धान के कटोरे में बदल पाए। एकदम सही, लेकिन ये पूरी स्थिति बहुत जटिल है। हाँ, मतलब जो जमीन नमी नहीं रोक सकती और जिन नदियों का खुद का कोई भरोसा नहीं है कि वे कब सूख जाएं, वहां के लोग अपना गुजारा कर कैसे रहे? देखिए, खेती तो होती है। पटना और भोजपुर के बेल्ट में मुख्य रूप से गेहूं उगाया जाता है। और जहां नहरें पहुंच गई है वहां धान। हाँ, और जो इलाके बिल्कुल सूखे रह गए वहां किसान दालें और तिलहन उगाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी खेती पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर है, चाहे वो नहरें हों या फिर जमीन के नीचे से पानी निकालने वाले ट्यूबवेल। बिल्कुल, और यहीं से जल संकट का वो विरोधाभास अपने सबसे भयंकर रूप में सामने आता है। गंगा बेसिन में होने के बावजूद पानी की कमी। हमारे स्रोतों में इसके मुख्य रूप से 4 कारण बताए गए हैं ना। हाँ। पहला, जैसा हमने चर्चा की, मौसमी नदियां। दूसरा, उत्तर की तुलना में यहाँ कम बारिश होना। तीसरा, सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन। और चौथा, नहरों का खराब रखरखाव। तो इसे ही भूगोल की भाषा में हाइड्रोलॉजिकल असमानता कहा जाता है। हाँ, जल विज्ञान संबंधी असमानता। प्रकृति ने इस क्षेत्र में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बारिश की मात्रा वैसे भी काफी कम रखी है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ये जल संकट पूरी तरह से सिर्फ प्रकृति की ही देन है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर बारिश ही कम है और मिट्टी पानी नहीं रोकती, तो क्या आधुनिक इंसान ने अपनी लालच और जरूरतों के लिए जमीन के नीचे का पानी खींच कर इस संकट को खुद पैदा किया है? देखिए, प्रकृति ने निश्चित रूप से इस क्षेत्र को एक शुष्क परिदृश्य के रूप में ढाला था, एक सीमा तय की थी। लेकिन उस प्राकृतिक सीमा को हमारे मानवीय हस्तक्षेप और नीतियों ने तोड़ा है। कैसे? जब 1960 के दशक में हरित क्रांति आई तो लोगों को शक्तिशाली ट्यूबवेल मिल गए। उससे पहले किसान यहाँ ज्वार, बाजरा या दालें उगाते थे। हाँ, जो कम पानी में भी पनप सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन नई तकनीक मिलते ही किसानों ने इस कम पानी वाले क्षेत्र में धान और गेहूं उगाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे,
धान को तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। हाँ, तो ये एक तरह से प्रकृति के बनाए नियम के बिल्कुल खिलाफ जाने वाली बात हो गई। सच में, एक ऐसा इलाका जो प्राकृतिक रूप से कम बारिश और मॉइस्चर स्ट्रेस वाली मिट्टी का शिकार है, वहां आप सबसे ज्यादा पानी मांगने वाली फसल उगा रहे हैं। और इस अदूरदर्शी जिद का नतीजा ये हुआ कि जब पर्याप्त बारिश नहीं हुई और नदियां सूख गई, तो लोगों ने भूजल को अंधाधुंध तरीके से खींचना शुरू कर दिया। और शायद सरकार की तरफ से मिलने वाली सस्ती बिजली ने इसे और भी आसान बना दिया होगा। एकदम सही। और पुरानी नहरों का रखरखाव इतना खराब था कि उनका पानी हर खेत तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो मजबूरी में ट्यूबवेल पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि एक उपजाऊ नदी घाटी, जिसे अपने स्वभाव के हिसाब से फसलें चुननी चाहिए थी, वो हमारी वजह से एक भयंकर जल संकट वाले क्षेत्र में तब्दील हो गई। मतलब ये बहुत ही दुखद है, लेकिन जमीन के नीचे से इस तरह बेतहाशा पानी खींचने का असर सिर्फ खेतों के सूखने तक सीमित नहीं है ना? नहीं, इसका सामाजिक असर भी बहुत बड़ा है। हमारे नोट्स बताते हैं कि यहाँ बस्तियों का स्वरूप बहुत सघन है और वे नहरों के किनारे बसी हुई हैं। लेकिन क्योंकि खेती साल भर नहीं हो पाती और ये पूरी तरह से ट्यूबवेल की सिंचाई पर निर्भर है, तो जब खेतों में काम नहीं होता तो लोगों के पास क्या विकल्प बचता है? कोई विकल्प नहीं बचता। इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। हाँ, मौसमी बेरोजगारी। और इसी कारण दक्षिण बिहार से मजदूरों का एक बहुत बड़ा पलायन होता है। ये पलायन सिर्फ बेहतर जीवन की तलाश नहीं है, ये एक मजबूरी है। जमीन साल भर रोजगार का बोझ नहीं उठा सकती। ये बहुत ही गंभीर सामाजिक संकट है। लेकिन स्रोतों में एक और बहुत बड़े संकट का जिक्र है, एक पर्यावरणीय संकट। आप रेत खनन की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। विशेषकर सोन नदी बेसिन में रेत खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये भूजल के लिए सबसे खतरनाक चीज है। मैंने इसे समझने के लिए एक साधारण सा उदाहरण सोचा। अगर हम नदी की रेत को एक स्पंज की तरह देखें। एक स्पंज? हाँ, एक ऐसा स्पंज जो पानी को पकड़ कर रखता है। अगर हम विशाल मशीनों से उस स्पंज को ही खुरचकर बाहर निकाल लेंगे तो पानी कैसे रुकेगा? बहुत सही कहा आपने। वो पानी तो सीधा बह जाएगा या सूख जाएगा, है ना? एकदम सही। वो रेत का स्पंज ही भूजल को रिचार्ज करने का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक तंत्र है। जब मशीनों द्वारा नदी के तल से रेत निकाली जाती है तो नदी का तल गहरा और उबड़-खाबड़ हो जाता है। पानी को रोकने की जो क्षमता थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात बताइए, नदी का तल गहरा होने से आसपास के भूजल पर क्या असर पड़ता है? मतलब पानी तो नदी में है ना, जमीन के नीचे का पानी क्यों खत्म होने लगता है? ये समझने वाली बात है। प्रकृति में पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की तरफ बहता है। हाँ, ग्रेविटी के कारण। जब नदी का तल प्राकृतिक रूप से ऊंचा होता है तो उसका पानी रिसकर आसपास की जमीन में जाता है। लेकिन जब खनन करके नदी के तल को बहुत गहरा कर दिया जाता है तो ढलान उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाती है। अब आसपास के गांव और खेतों के नीचे का जो भूजल है वो रिसकर वापस नदी के गहरे गड्ढों में आने लगता है। ओह, यानी नदी खुद आसपास के इलाकों का पानी सोखने लगती है। बिल्कुल। और वहां से वो तेजी से बहकर या भाप बन के उड़ जाता है। यही कारण है कि रेत खनन के बाद आसपास के कुएं और ट्यूबवेल अचानक सूख जाते हैं। अरे बाप रे, तो एक भयानक श्रृंखला प्रतिक्रिया है। हाँ, भूजल स्तर तेजी से नीचे गिरता है, किनारे कमजोर पड़ने लगते हैं और मिट्टी का भारी कटाव शुरू हो जाता है। और मैंने पढ़ा कि पठारी किनारों पर जो जंगल थे उनकी कटाई तो पहले ही हो चुकी है। बिल्कुल, यानी हमने पानी को रोकने वाले हर एक प्राकृतिक बैरियर को नष्ट कर दिया है। ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। मतलब आसमान से बारिश कम आ रही है, मिट्टी पानी रोक नहीं रही, मौसमी नदियां सूख रही हैं और रेत खनन ने रही सही कसर पूरी कर दी है। स्थिति बहुत गंभीर है। तो क्या इस पूरे संकट का कोई समाधान भी है या ये इलाका पूरी तरह से बंजर होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारें अब इस खतरे की गंभीरता को समझ रही हैं। तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि पुरानी नहरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उन्हें पक्का किया जा रहा है ताकि पानी रिसकर बर्बाद ना हो। ये तो जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई पर जोर दिया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम? हाँ, पूरे खेत को पानी से भरने की जो पुरानी आदत थी उसे बदला जा रहा है। पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, ताकि कम पानी में भी अच्छी खेती हो सके। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि दक्षिण बिहार का मैदान महज एक सामान्य खेती वाला इलाका नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा परिपक्व और जटिल परिदृश्य है जो अपनी मिट्टी की खामियों, मौसमी नदियों की अस्थिरता और इंसान की पैदा की हुई असमानता के बीच किसी तरह खुद को जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा है। एकदम सही। और ये जद्दोजहद हमें याद दिलाती है कि हम तकनीक के बल पर प्रकृति को अपने हिसाब से मोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लें, अंत में भूगोल अपना असर दिखाई देता है। हाँ, हम प्रकृति की अनदेखी करके कोई स्थायी भविष्य नहीं बना सकते। बिल्कुल। इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री में दी गई एक बहुत ही दिलचस्प बात ने मेरा ध्यान खींचा था। कौन सी बात? हमने शुरुआत में फल्गु नदी का जिक्र किया था, वही फल्गु नदी जो ज्यादातर समय सूखी रहती है। हाँ, एक मौसमी नदी। लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इसी सूखी लगने वाली नदी के किनारे बोधगया जैसी महान और प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए ये एक सोचने वाली बात है। हजारों साल पहले जब इंसान के पास इंद्रपुरी जैसे विशाल बैराज नहीं थे, जब शक्तिशाली ट्यूबवेल नहीं थे, तब उन लोगों ने एक मौसमी नदी के किनारे इतनी समृद्ध सभ्यता कैसे खड़ी कर ली? ये सच में एक बड़ा सवाल है। उन प्राचीन लोगों को इस मौसमी जल चक्र और इस रूखी मिट्टी के साथ तालमेल बिठाने के बारे में ऐसा क्या पता था जो आज के इस आधुनिक युग में हम पूरी तरह से भूल चुके हैं? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब ही हमारे भविष्य का रास्ता तय करेगा। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।